देखो पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो श्वसन तंत्र के भाग जो है वो हो चुका था। उसके बाद में श्वसन की जो क्रियाविधि जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि श्वसन की क्रियाविधि जो है उसको दो भागों में बांटा। एक इनहालेशन जिसको निश्वसन कहा जाता है, एक उच्च श्वसन। निश्वसन में तो क्या की जाती है, वायुमंडल से गैस को कहाँ की जाती है, अंदर ग्रहण की जाती है। यह एक एक्टिव प्रोसेस होती है, अर्थात जो मांसपेशियों के संकुचन के कारण ये प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो डायफ्राम जो है, डायफ्राम से पेशियाँ जुड़ी रहती है जिन्हें फ्रेनिक पेशियाँ या रेडियल पेशियाँ कहा जाता है। और जो पेशियों जो रिब्स से जो पेशियाँ जुड़ी होती है उन्हें बाह्य अंतरापरशुक या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशियाँ कहा जाता है। इनके संकुचन से क्या होता है कि कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पर निश्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में अपन ने जो उच्च श्वसन की प्रक्रिया थी जो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जैसे ही मांसपेशियाँ कौन सी अवस्था में आती है, शिथिल अवस्था में आती है, अपनी सामान्य अवस्था में आती है, तो पेशियों जो रिब्स जो है उन रिब्स के भार के कारण रिब्स कहाँ धकेली जाती है, अंदर की तरफ आती है। डायफ्राम जो है पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आता है, जिसके कारण फेफड़ों के ऊपर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है। और उस दाब के कारण एयर जो है फेफड़ों से श्वसन मार्ग से होती हुई कहाँ जाती है, वायुमंडल में बाहर आ जाती है। अगर अपन एक और प्रोसेस यहाँ पर देखें तो जिसको जो है वो क्या, जैसे एक तो सामान्य अवस्था में उच्च श्वसन की क्रिया हुई, अर्थात फेफड़ों के अंदर जो वायु भरी हुई थी उसको अपन ने क्या किया, सामान्य अवस्था के दौरान बाहर निकाल दिया। परंतु अपन क्या करेंगे, अगर अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसमें अपन क्या करते हैं कि जबरदस्ती श्वसन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अपन पेट को खींचते हैं और पेट को खींचने के साथ ही क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है कौन, वायु जो फेफड़ों में भरी हुई रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तो उसको अपन बोल सकते हैं उच्च श्वसन पूर्वक प्रक्रिया। तो इस कंडीशन में क्या की जाती है कि यहाँ पर उच्च श्वसन कौन सी प्रक्रिया होगा, सक्रिय रूप से होगा। कैसा होगा, सक्रिय रूप से होता है। यहाँ पर ये कैसे होगा कि सक्रिय प्रवस्था के रूप में होगा, अर्थात यहाँ पर जो मांसपेशियाँ जो काम करेगी, एक तो करती है इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी जो होती है वो उदरीय पेशियाँ काम करती हैं यहाँ पर। अब देखो इनमें क्या होता है कि जैसे अगर अपन बात कर रहे थे तो जिसमें अगर मान लो ये रिब्स का जो है और यहाँ पर ये डायफ्राम जो है ये कौन सी अवस्था में है, मान लो ये जो होगा ये इस कंडीशन में ये इस कंडीशन में नॉर्मल अवस्था में है ये। तो ये डायफ्राम है। जब सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, निश्वसन की प्रक्रिया होगी। और निश्वसन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो पेशियाँ जुड़ी होती हैं रिब्स के बीच में जो होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ, और यहाँ पर रेडियल या फ्रेनिक पेशियाँ जो होती हैं ये क्या करती है कि इसमें संकुचन करती है। और संकुचन के कारण डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट होते ही ये स्थिति कहाँ आ जाएगी, इसकी डायफ्राम की ये आ जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ पर ये डायफ्राम इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है और पेशियाँ जो है वो कहाँ आ जाएगी, इस कंडीशन में ये रिब्स जो है वो यहाँ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी।
और तो ये तो कौन सी कंडीशन में हो रहा है, निशोषण की कंडीशन में, होगा नहीं होगा। और अगर मैं ये अगर अपने इसको दें स्थिति नाम, एक सामान्य निश्वसन सामान्य निशोषण की अवस्था में रिब्स की स्थिति, और ये स्थिति किसकी है, डायफ्राम की। निशोषण की निशोषण के समय डायफ्राम की स्थिति, ये होगा नहीं होगा। और ये स्थिति कौन सी स्थिति है, ये सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में किसकी स्थिति है, रिब्स की स्थिति। और ये किस अवस्था में, ये सामान्य अवस्था में डायफ्राम की स्थिति। ये हो गया नहीं हो गया। अब क्या होगा, इस कंडीशन की अगर अपन बात कर रहे हैं उच्च शोषण, बलपूर्वक उच्च शोषण की कंडीशन में, अब बलपूर्वक जो होगा उसमें, तो ये तो सामान्य उच्च शोषण हो गया नहीं हो गया, क्योंकि ये निशोषण हुआ। निशोषण के बाद में जब सामान्य उच्च शोषण होता है, उस कंडीशन में जो बाह्य अंतरापरशु पेशियाँ और कौन सी डायफ्राम से जो रेडियल पेशियाँ जुड़ी होती है, उनमें क्या होता है, अनुशीतलन होगा, अर्थात वो सामान्य अवस्था में होंगी। और सामान्य अवस्था में आते ही वो कहाँ आ जाएगी, इस कंडीशन में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अरे इस कंडीशन में ये सामान्य उच्च शोषण, सामान्य अवस्था में रिब्स की स्थिति, या अपन इसको बोल सकते हैं कि एक सामान्य उच्च शोषण की अवस्था में, सामान्य उच्च शोषण के समय रिब्स की स्थिति होगा नहीं होगा। अब अपन बात कर रहे हैं इस कंडीशन की। इस कंडीशन में क्या काम होगा, सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल से जो होती है आंतरिक अंतरापरशु पेशियाँ, और आंतरिक अंतरापरशु पेशियाँ जो है वो कहाँ है, पेशियाँ रिब्स जो है, और रिब्स को किधर की खींचती है, अंदर की तरफ खींचती है। इनमें जो खिंचाव होगा आंतरिक बाह्य अंतरापरशु पेशियों में खिंचाव होने से तो रिब्स कहाँ फैल रही थी, बाहर की तरफ, जबकि आंतरिक अंतरापरशु पेशियों में खिंचाव जब होगा तो पेशियाँ, ये रिब्स कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। और यहाँ डायफ्राम जो होती है, यहाँ पर जो पेशियाँ और जो रिब्स जो है, सॉरी ये रिब्स जो है किसके द्वारा, उदरीय पेशियाँ जो होती है, जहाँ उदर गुहा ये नहीं, तो इस उदर गुहा और रिब्स के बीच में जो पेशियाँ पाई जाती है उन्हें क्या कहेंगे, उदरीय पेशियाँ। और जब उदरीय पेशियों में खिंचाव होता है तो ऑर्गन कहाँ उठते हैं, ये ऑर्गनों के जो उदर गुहा के अंदर जो कोशिकांग जो हैं, जितने भी ऑर्गन हैं उनके मध्य में पाई जाती है। जब अपन सांस लेते हैं उस कंडीशन में पेट अंदर धंसता है नहीं धंसता, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा कि ये स्थिति कहाँ आ जाएगी, अब ये पेशियाँ जो रिब्स जो हैं वो किधर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पर इस कंडीशन में तो ये कौन सी स्थिति में आ रही है, और ये कहाँ जाएगा, डायफ्राम और अंदर जाएगा नहीं जाएगा, तो डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, यहाँ से इस कंडीशन में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो ये जो स्थिति कब बनेगी, ये बलपूर्वक उच्च शोषण की प्रक्रिया में कब बनेगी, ये बलपूर्वक
उच्च श्वसन की प्रक्रिया के समय किसकी स्थिति है ये? डायफ्राम की स्थिति। और ये कब स्थिति है? ये बलपूर्वक उच्च श्वसन के समय रिब्स की स्थिति। तो अंदर की तरफ कौन खींच रहा है? जो आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां होती हैं, ये पेशियां किसको? रिब्स को अंदर की तरफ खींचती हैं। और उदरीय पेशियां जो होती है क्या कर देती है कि ये पेशियां किसको? ये पेशियां भी जैसे ये उदर गुहा के साथ जो भी ऑर्गन जुड़े हुए हैं इन पेशियों से, वो तो कहाँ उठेंगे? ऊपर। डायफ्राम कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये पेशियां किधर खींची जाएगी? अंदर की तरफ खींची जाएगी, रिब्स से जुड़ी होती है। तो इन पेशियों के कारण भी रिब्स अंदर की तरफ खींचती है। और डायफ्राम कहाँ उठेगा? तथा डायफ्राम भी किधर की तरफ? बक्ष गुहा की तरफ। बक्ष गुहा की तरफ गति करता है। तो ये कौन सी अवस्था में कंडीशन हो रही है? ये जब बलपूर्वक, जैसे अपन दौड़ लगाते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं? दोनों प्रक्रियाएं साथ में होगी। एक निःश्वसन होगा और उच्च श्वसन के साथ बलपूर्वक उच्च श्वसन भी होगा, नहीं होगा? तो उस कंडीशन में तो बलपूर्वक उच्च श्वसन भी होगा और बलपूर्वक निःश्वसन भी होगा। वहाँ पर जब अपन दौड़ लगाते हैं तो अपन तेजी से क्या होता है? सांस की प्रक्रिया होती है। उस कंडीशन में बलपूर्वक निःश्वसन भी होगा, अर्थात अपन तेजी से वायु को कहाँ खींचेंगे? अंदर की तरफ खींचेंगे। और बलपूर्वक ही क्या होगा? उच्च श्वसन होगा, अर्थात अपन तेजी से क्या निकालेंगे? वायु को अंदर से बाहर निकलती है। तो उस कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया होगी? जब अपन दौड़ लगाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, उस कंडीशन में बलपूर्वक निःश्वसन भी होगा और बलपूर्वक उच्च श्वसन भी होगा। तो बलपूर्वक उच्च श्वसन कौन सी कंडीशन में कब हो रहा है? ये कौन सी पेशियों के द्वारा? पहली बात तो बलपूर्वक उच्च श्वसन जो है वो कौन सी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ भी मांसपेशियों में संकुचन या खिंचाव के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होगी। और कौन सी प्रक्रिया? जो निःश्वसन की प्रक्रिया है वो भी कौन सी प्रक्रिया? सक्रिय प्रक्रिया है। अगर अपन देखें निःश्वसन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, निःश्वसन जो है ये भी कौन सी प्रक्रिया है? ये सक्रिय प्रक्रिया है। कौन कौन सी पेशियों के कारण हो रही थी ये? पहली बात तो अंतरापरशुक पेशियां, बाह्य अंतरापरशुक पेशियों के कारण। और दूसरी कौन सी पेशियां थी? रेडियल पेशियां। तो इन पेशियों के कारण कौन सी प्रक्रिया हो रही है? निःश्वसन। और ये भी कौन सी प्रक्रिया? सक्रिय प्रक्रिया। जबकि बलपूर्वक उच्च श्वसन की प्रक्रिया भी क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। परंतु यहाँ पर पेशियां जो है कौन कौन सी है? इंटरकोस्टल पेशियां, अर्थात यहाँ पर जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं वहाँ पर आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां काम में आएगी। ये कौन सी है? आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां।
और इन पेशियों के कारण रिब्स कहाँ खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी। ये पेशियों को रिब्स जो है वो कहाँ खींचती है, अंदर की तरफ। यहाँ पर ये जो रिब्स इस तरीके से यहाँ पर पेशियाँ जुड़ेगी और ये इसको किधर की तरफ खींचेगी, रिब्स को अंदर की तरफ खींचा जाता है इनके द्वारा। और डायफ्राम जो है रेडियल पेशियों में जब खिंचाव होगा तो डायफ्राम कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों के अंदर और दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और दाब बढ़ेगा तो वायु को तेजी से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, जो वायु जो भरी हुई है। अपने गुब्बारा जो है अगर उस गुब्बारे को क्या करें, जैसे अपन ने फुला लिया, फुलाने के बाद में अगर उसमें क्या कर देगी, हाथ से छोड़ दिया जाए तो वायु क्या निकलती, आराम से निकलती है नहीं निकलती। अगर अपन उसको छोड़ने के साथ यूँ पिचका दिया जाए तो वायु तेजी से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो जब ये प्रक्रिया होगी तो फेफड़ों से वायु जो है वो क्या निकलेगी, तेजी से बाहर निकलेगी। और निशोषण, इस समय निशोषण भी कैसा होगा, बलपूर्वक होगा। तो बलपूर्वक निशोषण और बलपूर्वक उच्च शोषण कब कंडीशन होगी, जब या तो अपन क्या करें, या तो अपन कोई दौड़ लगाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी घटना अपने साथ घटित हो जाती है जिसमें अपन शोषण तेजी से होता है, उस कंडीशन में ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में होगी। निशोषण भी होगा और उच्च शोषण भी होगा। निशोषण भी बलपूर्वक किया जाएगा और उच्च शोषण भी बलपूर्वक किया जाएगा। क्लियर ये चीज़। अब इस कंडीशन के बाद में अपन जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से, जो फेफड़ों के जो आयतन जो हैं, फेफड़ों के अंदर जो आयतन है और वॉल्यूम जो है, दो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर कि फेफड़ों के अंदर कितनी वायु अंदर जाती है, कौन सी वायु बाहर निकलती है। तो उस कंडीशन में आयतन और क्या पढ़ेंगे अपन वहाँ पर, क्षमताएं, जो उसकी कैपेसिटी जो है फेफड़ों की, उसके बारे में देखो। नेक्स्ट जो है श्वसन संबंधित आयतन जो है उनके बारे में, अर्थात जो वायु अंदर ली जाती है उस वायु के बारे में, जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, जो दो चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो आयतन जो है, अर्थात जो वायु अंदर जाएगी या अपने दाब बलपूर्वक बाहर भी निकालेंगे और बलपूर्वक अंदर भी लेंगे तो कितनी कैपेसिटी। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है कौन सा आयतन आएगा यहाँ पर, ये ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन। तो ये जो है इसको कहा जाता है टिंडल वॉल्यूम। और ये हो गया कौन सा, टीवी। तो ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं कि एक सामान्य निशोषण में अंदर ली जाने वाली वायु का जो आयतन होगा वही क्या कहलाएगा, ज्वारीय आयतन कहलाएगा। अर्थात किसी भी मनुष्य के द्वारा सामान्य अवस्था में निशोषण के अंदर, अर्थात फेफड़ों के अंदर जाने वाली वायु का आयतन क्या कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य निशोषण में ली जाने वाली वायु का आयतन क्या कहलाएगा, ज्वारीय आयतन कहलाता है। तो ज्वारीय आयतन किसे कहते हैं कि एक सामान्य अवस्था में फेफड़ों के अंदर जाने वाली जो वायु जो होती है उसको ही क्या कहा जाता है, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। इसका मान जो होगा वो लगभग कितना होता है, 500 ml होता है। कितना होता है, 500 ml। एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में लगभग कितनी बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, 12 से लेकर 16 तक। तो व्यक्ति जो श्वसन दर जो है 1 मिनट में कितनी है, 12 से लेके 16 प्रति मिनट है। कितनी है, 16 प्रति मिनट। अब बताओ अगर ज्वारीय आयतन की बात करें, प्रति मिनट कितनी वायु अंदर जाएगी, कितनी जाएगी, 6000 हो गया क्या, ml से लेकर कितना हो जाएगा, 8000 ml प्रति मिनट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा कि एक व्यक्ति 1 मिनट
मिनट में इतनी बार शोषण करता है। सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं अपन, तो या तो वो इतनी वायु ले लेगा अंदर, और ये एक बार में कितनी जाती है 500 ml, तो बताओ 12 बार में कितनी जाएगी, 6000 ml हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर वो 16 बार शोषण करता है 1 मिनट में, तो एक शोषण में 500 ml जाएगी, तो बताओ 16 में कितनी जाएगी, 8000 ml हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो एक व्यक्ति जो है प्रति मिनट निशोषण जो है, निशोषण या ज्वारीय आयतन कितना हो जाएगा 1 मिनट का अगर निकालेंगे तो 6000 से लेकर 8000 ml प्रति मिनट आएगा नहीं आएगा। ज्वारीय आयतन किसे कहेंगे कि ज्वारीय आयतन जो है एक व्यक्ति निशोषण जो करता है, तो सामान्य निशोषण जो है उसे ही क्या कहा जाता है, सामान्य निशोषण में ली जाने वाली वायु का आयतन ही क्या कहलाएगा, ज्वारीय आयतन कहलाता है। अब इस ज्वारीय आयतन के भी 2 भाग बन जाते हैं अगर देखा जाए तो, यहाँ पर ज्वारीय आयतन जो है वो कितने भाग बन जाएंगे, 2 भाग। अपन ने वायु ली अंदर, अब बताओ वायु ली तो जो वायु कूपिकाएं जो है वायु कूपिकाओं में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, और कुछ वायु जो है जो श्वसन नलिकाएं जो हैं उनमें रुकेगी नहीं रुकेगी। तो इस वॉल्यूम का कुछ भाग तो कहाँ पहुंच जाएगा, श्वसन कूपिकाओं में, और वही वायु क्या होती है ट्रांसफर होगी नहीं होगी रक्त में, उनमें वायु कूपिकाओं में जो पहुंच रही है तो लगभग 300-350 ml जो है ये तो कहाँ पहुंचती है वायु कूपिकाओं में, और लगभग 150 ml जो है ये कहाँ रह जाती है, ये रह जाती है श्वसन नलिकाएं, जिनको क्या बोलेंगे ट्रैक, जिसको श्वसन मार्ग बोल सकते हैं। तो ये तो कहाँ मिलेगी, श्वसन मार्ग में, श्वसन मार्ग में रह जाती है, और ये कहाँ पहुँच जाती है, ये है वायु कूपिकाओं में पहुँचती है, और इसी वायु जो है इसी का क्या होता है, एक्सचेंज होगा नहीं होगा रक्त और वायु कूपिकाओं के मध्य, क्योंकि वायु कूपिकाओं में ये पहुंची है तो यही क्या काम में आएगी नहीं आएगी, ये वायु काम में आएगी कि नहीं आएगी, ये कहाँ फंसी हुई है, जो वायु नलिकाएं जो होती हैं जैसे श्वास नली है, श्वसनी है, उसके बाद में प्राथमिक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी, उनमें ये जो वायु रह जाती है वो कितनी रह जाती है 150 ml, और यही वायु कहाँ पहुँचती है, वायु कूपिकाओं में पहुँचती है। किसका, ये ज्वारीय आयतन का ये भाग जो है यही काम में आता है, ये भाग काम में नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ज्वारीय आयतन कितना होगा, लगभग 500 ml प्रति मिनट अगर निकालेंगे तो 6000 ml से 8000 ml होगा नहीं होगा। तो ज्वारीय आयतन किसे कहेंगे, एक सामान्य निशोषण में जो वायु अंदर ली जाती है उसे ही क्या कहा जाएगा, ज्वारीय आयतन कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन कल करेंगे।